भारतीय ज्योतिष और वैदिक परंपरा में कुंडली मिलान, अष्टकूट मैचिंग, वैवाहिक सुख, तालमेल और भविष्य की स्थिरता को जांचने का एक वैज्ञानिक आधार है। ज्योतिषीय एक तरीका है, इसमें कुल 36 गुणों का मिलान किया जाता है और जिन्हें 8 श्रेणियों में बांटा गया है। 8 श्रेणियों में बांटा गया है, इसीलिए इसको अष्टकूट कहते हैं। इस वीडियो में हर कूट का महत्व, उसकी गणना और उससे जुड़े हुए रहस्यों या दोषों का विस्तृत विवरण मैं समझाने का प्रयास करूंगा। अष्टकूट गणना और महत्व क्या है अष्टकूट गणना का, ये मैं आपको समझाऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर आर.बी. धवन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अष्टकूट गुण मिलान और इसके अलावा क्या महत्वपूर्ण विषय और हैं जो कुंडली मिलान के समय छोड़ दिए जाते हैं अक्सर और हैं बड़े महत्वपूर्ण। तो आइए समझते हैं अष्टकूट गुण और महत्वपूर्ण वो विषय। अष्टकूट गुण, इनकी अधिकतम जो संख्या होती है वो 36 होती है। वर्ण क्या है? ये कार्य क्षमता और अहंकार यानी ईगो को दर्शाता है। अगर इसका अभाव हो तो वश्य क्या है? आपसी संघर्ष और नियंत्रण को बताता है। तारा भाग्य और हेल्थ को बताता है, स्वास्थ्य को बताता है, किस्मत को बताता है। योनि मिलान, ये शारीरिक अनुकूलता और दोनों का एक दूसरे के प्रति स्वभाव कैसा रहेगा ये बताता है। ग्रह मैत्री, ये मानसिक और वैचारिक तालमेल को बताता है। गण व्यवहार और सामाजिक स्तर को बताने वाला ये एक कूट है। अष्टकूटों में से छठा कूट है ये, 7वां कूट। ये सुख, समृद्धि और भावनात्मक जुड़ाव कैसा रहेगा आपस में ये बताता है। अब 8वां कूट यानी 8वां अंग अष्टकूट का, ये नाड़ी है, बड़ा ही महत्वपूर्ण है। ये नाड़ी अनुवांशिक तालमेल से संबंध रखती है और संतान सुख से संबंध है इस कूट का। वर्ण के एक अंक मिलता है वर्ण मिलान अगर हो रहा हो तो। ये व्यक्ति की कार्य प्रवृत्ति और अहंकार को दर्शाता है। इसमें 4 श्रेणियां होती हैं और 4 श्रेणियों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन 4 श्रेणियों में इसको बांटा गया है। कौन सी श्रेणी का वर है, कौन सी श्रेणी की वधु है, दोनों का तालमेल मिला करके मैक्सिमम 1 अंक मिलता है, या 0 मिलता है या फिर 1 मिलता है। और इसका नियम क्या है? यदि वर का वर्ण वधु के वर्ण से उच्च या समान हो तो 1 अंक मिल जाता है। और दोष कब होता है? अगर वधु का वर्ण वर से उच्च हो तो वैचारिक मतभेद रहते हैं। ऐसी स्थिति में इसका 0 अंक प्राप्त होता है। वश्य, ये दूसरा कूट है अष्टकूटों में से और इसके 2 अंक मैक्सिमम मिलते हैं, इससे 2 पॉइंट्स मिलते हैं। ये एक निर्धारित करता है कि पति पत्नी में से कौन किस पर हावी रहेगा। इसके 5 प्रकार हैं, जैसे पहला है जलचर, फिर वनचर, फिर चतुष्पद और फिर चौथा है नर और 5वां है कीड़ा। महत्व इसका यह है कि ये प्रेम और आपसी प्रभुत्व को दर्शाने वाला एक मिलान है। इसको कहते हैं वश्य। कूटों में से दूसरा नंबर। तीसरा नंबर तारा, इसके मैक्सिमम 3 अंक मिलते हैं इससे, अगर पूरी तरह से मिलान हो जाता है तो। ये दोनों के जन्म नक्षत्रों के बीच की दूरी को बताता है और दूरी पर आधारित होता है। कुल 9 ताराएं होती हैं और इसका महत्व यह है कि ये पति पत्नी के भाग्य और स्वास्थ्य की अनुकूलता कैसी रहेगी ये बताता है। अशुभ तारा वद विपत प्रतेरी होने पर 0 अंक मिलते हैं। शुभ ताराएं अगर हों तो फिर मैक्सिमम 3 अंक मिलते हैं। योनि, ये चौथा
अंग है, अष्टकूट में से चौथा कूट है। मैक्सिमम इससे 4 अंक की प्राप्ति होती है। ये शारीरिक अनुकूलता के लिए सबसे महत्वपूर्ण माना गया है और कुल योनि श्रेणियों जैसे कि अश्व है, गज है, गौ है, सर्प है, शेर है, सिंह है, इस तरह से और भी हैं, और इन सब योनियों का मिलान है। दोष कब होता है? अगर वर वधु की योनियां परस्पर शत्रु स्वभाव की हों, जैसे मान लो चूहा और बिल्ली, एक की चूहा हो और दूसरे की बिल्ली हो, तो नहीं मिलता, 0 अंक ही मिलते हैं ऐसे में। या फिर सांप और नेवला, तो इसे योनि दोष माना गया है। इससे शारीरिक संतुष्टि में कमी आती है, फिजिकल रिलेशन में प्रॉब्लम आती है। इसके मैक्सिमम या 4 अंक होते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, और 1 या फिर 0 भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि किस तरह से इसका मिलान हो रहा है। इसके बाद है ग्रह मैत्री। ये 8 में से 5वां कूट है ग्रह मैत्री। इसके मैक्सिमम 5 अंक इससे प्राप्त होते हैं। ये दोनों की चंद्र राशियों के स्वामियों के बीच मित्रता या शत्रुता या समता पर आधारित होता है। इसका महत्व है, यदि ग्रहों के बीच मित्रता है तो वैचारिक तालमेल बना रहेगा, और यदि दोनों की आपस में शत्रुता है तो फिर जीवन भर विवाद की स्थिति भी बनी रह सकती है। आधे गुण भी मिल सकते हैं अगर समता हो तो, और 0 भी मिल सकती है अगर शत्रुता हो तो। इसके बाद छठा कूट है, ये इसके 6 अंक मैक्सिमम प्राप्त होते हैं इससे। ये मानव के स्वभाव को 3 गणों में बांटता है। पहला गण है देवगण, मनुष्य गण, और तीसरा है राक्षस गण। इनमें से लड़की और लड़के का कौन सा गण है ये देखा जाता है, और देखा जाता है कि एक दूसरे के प्रति वो कितना मिल रहे हैं। यदि एक का गण देव और दूसरे का राक्षस है तो ये बिल्कुल विपरीत हो जाता है, तो ऐसे में गण दोष माना जाता है। इसके स्वभाव में भारी टकराव रहेगा और इसके अंक 0 होंगे। अगर देवगण और मनुष्य गण है तो फिर 50% यानी 6 में से 3 अंक तो मिल जाएंगे। ऐसे ही अगर मनुष्य और राक्षस है तो भी कुछ पॉइंट्स मिल जाएंगे। 7वां है भकूट। भकूट में 7 मैक्सिमम पॉइंट्स मिलते हैं, अंक मिलते हैं। ये अष्टकूटों में 7वां कूट है। ये राशियों के बीच की दूरी को दर्शाता है। ये कुंडली मिलान का दूसरा बड़ा महत्वपूर्ण कूट है। भकूट दोष, यदि राशियों का संबंध 2-12 हो आपस में, या 5-9 हो, या फिर 6-8 हो, यानी षडाष्टक हो, तो भकूट दोष होता है, अंक 0 मिलते हैं। परिणाम आर्थिक तंगी और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, या फिर प्रेम में कमी, आपसी अटैचमेंट में प्रॉब्लम। तो देखना होगा कि भकूट में कितने पॉइंट्स मिल रहे हैं। 0 पॉइंट्स मिल रहे हैं तो ये परेशानियां होंगी। आधे भी मिल सकते हैं तो 50% रिलीफ हो जाएगा। तो ऐसे ही है अगला भकूट, 8वां और अंतिम भकूट, जिसको नाड़ी कहते हैं। नाड़ी, इसके 8 अंक मैक्सिमम होते हैं। ये सबसे शक्तिशाली कूट है अष्टकूटों में, क्योंकि इसके सर्वाधिक 8 अंक होते हैं। ये व्यक्ति के रक्त समूह अनुवांशिकता से बड़ा गहरा संबंध रखता है, और 3 नाड़ियां इसमें मुख्य मानी जाती हैं: आदि नाड़ी, मध्य नाड़ी और अंत्य नाड़ी। नाड़ी दोष बड़ा महत्वपूर्ण माना गया है। यदि वर और वधु दोनों की नाड़ी समान हो तो ऐसे में नाड़ी दोष होता है। एक ही नाड़ी नहीं होनी चाहिए। इसका परिणाम होता है संतान प्राप्ति में बाधा, बच्चों का अस्वस्थ होना, या जीवन साथी के स्वास्थ्य को गंभीर खतरा होना। अब आते हैं इन सब के महत्वपूर्ण निष्कर्ष पर। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुल 36 गुणों में से कम 18 गुणों का मिलना तो आवश्यक होता है, अनिवार्य होता है। हालांकि यदि भकूट या नाड़ी दोष हो तो गुणों की संख्या अधिक होने के बावजूद विवाह में चुनौतियां आती हैं,
मतलब अंतिम जो दो हैं, जैसे बकूट दोष है और नाड़ी दोष, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर ये ज़ीरो दोनों हैं तो फिर बड़ा मुश्किल है, बाकी गुण चाहे जितने भी मिलते हों, 18 से ऊपर भी मिलते हों तब भी। और विशेष ध्यान रखने वाली बात यह है कि आज के संदर्भ में आजकल तो और ज़्यादा जटिलताएं हैं बच्चों में, विवाह के बाद और ज़्यादा जटिलताएं हैं। आधुनिक संदर्भ में इसको देखना होगा। अगर किसी कूट में दोष है तो फिर होगा उसका परिहार ढूंढना होगा। जैसे ग्रहों की स्थिति हो वैसे ही उसके परिहार को सुझाया जाता है, या फिर ग्रह की दशा अंतर्दशा को देख करके कई बार दोष का प्रभाव कम भी हो जाता है। तो कुंडली मिलान एक बहुत ही गहरा और तार्किक विषय है। ज्योतिष शास्त्र में अष्टकूट मिलान में 36 गुण हर कोई जानता है। ये केवल एक प्रारंभिक स्क्रीनिंग की तरह है। पुराने समय में जब केवल नक्षत्र यानी जन्म का नक्षत्र ही उपलब्ध होता था तब अष्टकूट का महत्व कुछ ज्यादा था। आज की परिस्थितियां, आधुनिक युग, आधुनिक संदर्भ में अगर हम मिलान करते हैं तो बहुत कुछ और भी इनके अलावा देखने वाली बातें होती हैं जो एक कम अनुभवी एस्ट्रोलॉजर इन पर ध्यान नहीं देता, लेकिन है बड़ी महत्वपूर्ण। और पूर्ण प्रमाणिक मिलान के लिए अगर कहें तो फिर ग्रहों की जो स्थिति है, व्यक्तिगत स्थिति क्या है उसकी कुंडली में, इसका विश्लेषण करना बहुत जरूरी हो जाता है। अष्टकूट के अलावा 5 मुख्य विषयों का विश्लेषण तो अवश्य और करना ही जरूरी होता है। और वो 5 मुख्य विषय जिनका विश्लेषण सबसे महत्वपूर्ण माना गया है वो है मंगली दोष। पहला है मंगलिक दोष। अष्टकूट मिलान में मंगल दोष की गणना नहीं होती, लेकिन वैवाहिक मिलान, वैवाहिक जीवन में ये सबसे निर्णायक दोष माना जाता है। अगर दोष हो तो क्या कहते हैं इस दोष के बारे में? लगन, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम या द्वादश भाव कुंडली का, इसमें मंगल की स्थिति हो तो मांगलिक कहलाता है वो बच्चा। प्रभाव एक मांगलिक हो और दूसरा मांगलिक ना हो तो, यदि एक कुंडली में मंगलिक है और दूसरी में नहीं है तो स्वभाव में उग्रता रहेगी, हिंसा या दुर्घटनाओं का भय रहेगा। और फिर तथ्य ये भी है कि दोनों कुंडलियों में मंगल का संतुलन एक जैसा होना जरूरी है। फिर दूसरा विषय है सप्तम भाव और सप्तमेश को देखना। 7th हाउस लॉर्ड, सप्तम भाव साक्षात विवाह और जीवन साथी का हाउस माना गया कुंडली में। इसका विश्लेषण क्या है कि यदि 7वें भाव का स्वामी यानी सप्तमेश नीच राशि का है, 6, 8, 12 भाव में है, या क्रूर ग्रहों शनि, राहु या केतु से पीड़ित है तो 36 में से 36 गुण मिलने के बावजूद भी विवाह टूट सकता है। ये बताता है कि जीवन साथी का स्वभाव कैसा होगा और रिश्ता कितना लंबा टिकेगा। इसके बाद तीसरा और महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, लेकिन ये पांचों जो मैं बता रहा हूं ये अष्टकूट यानी गुण मिलान के अतिरिक्त आवश्यक और आज के युग में, आधुनिक युग में तो बहुत ही जरूरी है। तीसरा और बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है वैधव्य या फिर विधुर योग। अगर हम इसको समझें तो प्राचीन ग्रंथों के अनुसार इन योगों को देखना होगा जिसमें अष्टकूट से पहले आयु का विचार करना जरूरी होता है। इसका विश्लेषण वर की कुंडली में पत्नी के सुख यानी शुक्र की स्थिति और वधु की कुंडली में सौभाग्य यानी अष्टम भाव की जांच करना जरूरी माना गया है। इसका तथ्य यह है कि यदि एक की कुंडली में अल्पायु योग है तो गुण मिलान का कोई अर्थ ही नहीं रह जाता। पांचवा बड़ा महत्वपूर्ण विषय या बिंदु है संतान योग। नाड़ी दोष के अलावा व्यक्तिगत कुंडली में पंचम भाव संतान का घर है और गुरु संतान का कारक ग्रह है। इनकी स्थिति जरूर देखनी होगी। अगर दोनों की कुंडली में संतान भाव ज्यादा पीड़ित, क्रूर ग्रहों से पीड़ित है तो चिकित्सा विज्ञान यानी मेडिकल साइंस की मदद के बावजूद भी संतान प्राप्ति में बहुत कठिनाइयां आ सकती हैं। फिर इसके बाद है दशा मिलान
ये पांचवा अंग है और अष्टकूट मिलान के अलावा पांचवा अंग है। ये सबसे महत्वपूर्ण है और आधुनिक युग में तो बहुत ही जरूरी है। सटीक फलादेश का तरीका क्या है? मान लीजिए गुण मिलान अच्छा है, लेकिन विवाह के बाद पति की मारक दशा शुरू हो रही है और पत्नी की संघर्ष वाली दशा शुरू हो रही है, तो ऐसी स्थिति में विवाह के बाद गरीबी का सामना करना पड़ सकता है या फिर बीमारियों का, कर्जों का सामना करना पड़ सकता है। कर्ज की स्थिति वैवाहिक सुख को कहाँ तक दूषित कर सकती है, इसको देखने के लिए नियम है कि दोनों की आने वाली दशाएं एक दूसरे की पूरक होनी चाहिए। एक दूसरे की मदद कर रही हैं या नहीं, या एक दूसरे का विरोध कर रही हैं, ताकि एक का बुरा समय अगर आने वाला है तो दूसरे के दशा अंतरदशा के कारण से अच्छे समय होने के कारण बुरे समय वाले साथी को संभाल लिया जाए। अष्टकूट मिलान और ग्रहों का मिलान, इनकी अगर तुलना की जाए तो मिलान के समय क्या देखना होता है कि शुक्र और गुरु की स्थिति, पुरुष के लिए शुक्र और स्त्री के लिए गुरु का बली होना जरूरी माना गया है। पाप कर्तरी योग देखना होगा, क्या सप्तम भाव दो क्रूर ग्रहों के बीच में फंसा हुआ है? ये विवाह का भाव है, वैवाहिक सुखों का स्थान जन्म कुंडली में सातवां भाव। फिर इसके बाद नवांश कुंडली पर भी दृष्टि डालनी जरूरी है। D9 चार्ट लगन कुंडली के ग्रहों की असली ताकत जहां पता चलती है, यानी जन्म कुंडली के ग्रह पावरफुल हैं या कितने पावरफुल हैं, असली ताकत नवांश से जांची जाती है। तो निष्कर्ष है कि अष्टकूट मिलान केवल सॉफ्टवेयर का काम नहीं है, बल्कि कंप्यूटर से ग्रहों का विश्लेषण नहीं हो सकता। ये कार्य तो एक अनुभवी ज्योतिष विशेषज्ञ ही कर सकता है। बिना भाव परीक्षण के केवल गुणों के आधार पर अगर विवाह कर लिया जाता है, तो विवाह करने का अगर निर्णय लेना हो तो ये जोखिम भरा कार्य हो सकता है। शास्त्रों में अष्टकूट और मंगल दोष के अलावा कुछ ऐसे गोपनीय और सूक्ष्म नियम भी बताए गए हैं जिन्हें अक्सर सामान्य ज्योतिषाचार्य अनदेखा कर देते हैं। ये नियम वैवाहिक जीवन की नींव हिलाने की क्षमता तक रखते हैं। इन्हें अनिष्ट योग या विवाह प्रतिबंधक योगों के नाम से जाना जा सकता है। आज यहाँ कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण और शास्त्रोक्त गोपनीय सूत्र बताने जा रहा हूं। पहला है विष कन्या योग या विष कुल योग। ये एक प्राचीन और गोपनीय गणना के आधार पर यह योग बनता है। यदि कन्या का जन्म कुछ विशेष नक्षत्रों, तिथियों और वारों के संयोग से उस समय पर हुआ है, जैसे कि अश्लेषा, विशाखा, शतभिषा नक्षत्र और सप्तमी तिथि या रविवार का साथ होना, तो इसे विष कन्या योग कहा गया है। इसका गोपनीय प्रभाव है। और क्या है गोपनीय प्रभाव? ऐसी कन्या का वैवाहिक जीवन अत्यंत कष्टमयी होता है या पति को गंभीर स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां होती हैं। परिहार इसका लगभग नहीं होता। एक नक्षत्र दोष भी है। शास्त्रों में मुहूर्त चिंतामणि के अनुसार यदि वर और वधु का नक्षत्र एक ही हो तो इसके 3 सूक्ष्म नियम इसको देखने के लिए कहे गए हैं। शुभ भी हो सकता है। यदि नक्षत्र एक है पर चरण अलग अलग है तो ये अशुभ नहीं होगा, कम शुभ होगा, मध्यम हो जाएगा। अशुभ कैसी स्थिति में होगा? यदि नक्षत्र और चरण दोनों एक ही हों, यानी नक्षत्र भी दोनों का एक है और पहला ही चरण दोनों का है, या दूसरा ही दोनों का चरण है, या तीसरा ही दोनों का चरण है और चौथा भी उसी नक्षत्र का, दोनों का अगर चरण है तो इसे मृत्यु तुल्य कष्ट वाला योग माना जाता है। कुछ अपवाद भी हैं इन योगों के लिए कहे गए शास्त्रों में। रोहिणी, मघा, अश्विनी, विशाखा जैसे कुछ नक्षत्रों में एक ही नक्षत्र होने पर भी दोष नहीं होता, बल्कि प्रेम बढ़ता है। इसके बाद फिर तीसरा है कर्तरी योग, काटने वाला, शुभ को काटने वाला योग, शुभ फलों को कम करने वाला योग। ये वैवाहिक सुख की गुप्त जेल जैसा है। अगर सप्तम भाव विवाह का घर से ठीक आगे 8वें घर और ठीक पीछे 6वें घर
इन पर क्रूर ग्रह शनि, राहु, मंगल या सूर्य ग्रह की स्थिति हो, बैठे हों, तो इसे पाप कर्तरी योग कहा जाता है। इसका प्रभाव है गुण चाहे 36 मिल रहे हों, पति पत्नी एक दूसरे के साथ रहते हुए भी घुटन महसूस करेंगे, युद्ध जैसी स्थिति बनी रहेगी, मानसिक युद्ध की स्थिति बनी रहेगी। ये विवाह विच्छेदक यानी डिवोर्स का एक सबसे बड़ा गुप्त कारण भी बन सकता है। ऐसा आज के समय में ज्यादा देखने को मिलता है। फिर इसके बाद है स्त्री दीर्घ विचार। ये अष्टकूट से भी ऊपर का नियम है। वर का नक्षत्र वधु के नक्षत्र से कितनी दूरी पर है, इसकी गणना इस तरह से की जाती है। नियम है कि वधु के नक्षत्र से वर का नक्षत्र कम से कम 15 नक्षत्र दूर होना चाहिए। इसका गोपनीय फल भी है। क्या है? यदि वर का नक्षत्र वधु के नक्षत्र से बहुत पास हो तो पति पत्नी के बीच अहंकार की लड़ाई बनी रहती है, ईगो टकराती रहती है और ये कभी खत्म नहीं होती। देखिए आज के समय में ये सब चीजें दिखना कितना जरूरी है। फिर पांचवा एक योग बताया गया, षडाष्टक और द्विद्वादश योग। ये जन्म कुंडली मिलान का सूक्ष्म भेद है। भकूट मिलान में आपने देखा कि 6-8 यानी षडाष्टक के बारे में काफी कुछ कहा गया है, लेकिन इसके 2 गुप्त भेद भी हैं। प्रीति षडाष्टक, यदि राशियों के स्वामी आपस में मित्र हैं जैसे मेष और वृश्चिक तो 6-8 का संबंध होने पर भी प्रेम बना रहता है। और मृत्यु षडाष्टक, यदि स्वामी आपस में शत्रु हैं जैसे सिंह और मकर तो ये जानलेवा या फिर कलह का कारण भी जीवन भर के लिए बना रह सकता है। फिर छठी स्थिति नवांश भी जरूरी है देखना। नवांश चार्ट D9 चार्ट की वर्गोत्तम स्थिति हो तो ज्यादा अच्छा है। कैसे देखना है? लगन कुंडली शरीर माना गया है तो नवांश कुंडली को आत्मा माना गया है। इसका गोपनीय सूत्र यह है कि अगर लगन कुंडली में कोई ग्रह खराब दिख रहा है लेकिन नवांश कुंडली में वह ग्रह अपनी ही राशि या उच्च राशि में है तो वह बुरा नहीं माना गया। सप्तमेश का नवांश, अगर वधु का सप्तमेश वर के लगन में बैठा हो तो वधु घर में लक्ष्मी बन करके आती है। शुक्र और गुरु का अस्त होना ये भी एक बड़ा दोष है। विवाह के समय और कुंडली में इन 2 ग्रहों की स्थिति प्राण के समान मानी गई है। पुरुष के लिए शुक्र बड़ा महत्वपूर्ण है। यदि पुरुष की कुंडली में शुक्र नीच का या राहु के साथ है तो ये चारित्रिक दोष या गुप्त रोगों का शिकार हो सकता है। इसी तरह से स्त्री के लिए गुरु बृहस्पति, यदि स्त्री की कुंडली में गुरु पीड़ित है तो उसे सौभाग्य है, यानी पति सुख में भारी कमी देखनी पड़ सकती है। दोस्तों बड़े महत्वपूर्ण ये योग थे जो मैंने आपको बताए हैं। इसके अलावा जन्म कुंडली में और भी कुछ देखने वाली चीजें होती हैं, लेकिन मैं आज इस विषय को यहीं तक क्लोज करता हूं। अगले वीडियो में हम बात करेंगे चारित्रिक दोष, दोनों का चरित्र कैसा है, इसको कैसे देखें। जन्म कुंडली मिलान के साथ साथ चरित्र बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। अगर चरित्र एक का खराब है तो ये चरित्र दोष एक ऐसा विषय है, ये जीवन के उस मर्म को छू लेता है जिसे अक्सर व्यावसायिक ज्योतिषी, आम ज्योतिषी छिपा जाते हैं, बताते ही नहीं है। चरित्र दोष यानी करेक्टर, ये विच्छेद, संबंध विच्छेद का बड़ा कारण बन सकता है। और वैधव्य, ये दोष भी उससे ज्यादा महत्वपूर्ण। ये 2-3 दोष हैं, ऐसे स्तंभ हैं जो 36 के 36 गुण मिलने के बाद भी गृहस्थी को शमशान जैसा बना सकते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मैं इन पर चर्चा करूंगा कि कैसे बनते हैं ऐसे दोष जो वैवाहिक अलगाव या डिवोर्स का कारण बन सकते हैं या वैधव्य या विदुर होने का कारण भी बन सकते हैं। आज के लिए इतना ही।
वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा। दोस्तों, एक रिक्वेस्ट आपसे कि वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब चैनल ज़रूर कर लीजिएगा। अगर सब्सक्राइब करेंगे तो तभी हमारी मेहनत सफल होती है। बड़ी मेहनत करके हम कंटेंट प्राचीन शास्त्रों से निकाल करके आपके सामने वीडियो कंपोज करते हैं, वीडियो बनाते हैं। ये हमारा परिश्रम सफल होता है अगर आप वीडियो को देख करके पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो सब्सक्राइब करते हैं, और याद अगर आप सब्सक्राइबर पहले से ही हैं तो फिर वीडियो अपने मित्रों को शेयर करते हैं जिनको इस विषय की जानकारी होना आप उचित समझते हैं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।